गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के लेक्चर्स चल रहे हैं। लेक्चर 5 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को डिस्कस किया था, आर्टिकल 1 to 4। आज हम स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप, दैट इज़ नागरिकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 में डिफाइंड है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। सिटीजनशिप, तो इसके जो प्रोविजंस है, सबसे पहली बात तो जो सिटीजनशिप है वो यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब कि वो सेंटर का सब्जेक्ट है और इसका जो भी जुरिडिक्शन है या जो भी लॉज है वो पार्लियामेंट बना सकता है। हमारा संसद सिटीजनशिप के बारे में कोई भी लॉज बना सकता है, स्टेट का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। और जो सिटीजनशिप डिफाइंड है वो पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में डिफाइंड है। पार्ट 1 हमने देखा ही था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं, और पार्ट 2 में 5 to 11 आते हैं। और जो दूसरे प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो फोर्स में आए 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो सिटीजनशिप का प्रोविजन था वो 26 नवंबर 1949 से ही कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया था। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? इट प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, सिटीजनशिप जो भी यहाँ के लोग थे उनको मिली। तो देखिए इसके क्या क्या प्रोविजंस है। ऑल दोज डोमिसाइल्ड एंड बोर्न इन इंडिया वर गिवन सिटीजनशिप। ऐसे सभी नागरिक जो कि इंडिया में बोर्न हुए या फिर इंडिया के डोमिसाइल थे उनको सिटीजनशिप दी गई। इवन दोज हु वर डोमिसाइल्ड बट नॉट बोर्न इन इंडिया बट आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया वर कंसिडर्ड सिटीजन। ऐसे बंदे जो इंडिया में जन्म नहीं हुआ लेकिन उनके कोई भी पेरेंट्स या तो मदर है या फादर है वो इंडिया में बोर्न हुए, तो उनको भी सिटीजनशिप दी गई। एनीवन हु हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 years टू वॉज एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। ऐसे नागरिक जो कि कम से कम 5 साल तक लगातार इंडिया में रहे, उनको भी ये ऑप्शन दिया गया है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल 6 देखते हैं हम। आर्टिकल 6 बोलता है इट प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सनस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ ऐसे पर्सनस थे जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, तो लेकिन जब वो वापस आए तो उन्हें भी एक बार मौका दिया गया इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो आइए पढ़ते हैं इसके प्रोविजन। सिंस इंडिपेंडेंस वॉज preceded by partition and migration, Article 6 laid down that anyone who migrated to India before July 1949 would automatically become an Indian citizen if either of his parents or grandparents was born in India। तो जुलाई 1949 से पहले कोई अगर पाकिस्तान चले गए थे लेकिन जो उनके ग्रांड पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स हो गए। बट दोज हु एंटर्ड इंडिया आफ्टर दिस डेट नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ। लेकिन इस डेट के बाद जो वापस से इंडिया में आए तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आइए देखते हैं आर्टिकल 7 क्या बोलता है। प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। Those who had migrated to Pakistan after March 1, 1947 but subsequently returned on resettlement permits were included within the citizenship net। जब रीसेटलमेंट हुआ कि पहले तो मार्च 1, 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन उसके बाद रिटर्न होकर इंडिया में सेटल हो गए, तो उनको भी सिटीजनशिप दी गई। द लॉ वॉज मोर सिंपैथेटिक टू दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड कॉल देम रिफ्यूजी। पहले पाकिस्तान चले गए फिर वापस इंडिया में आए और वो एज ए रिफ्यूजी रह रहे थे, तो उस समय भी उनको भी प्रेफरेंस दिया गया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देने में। आर्टिकल 8 बोलता है प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो कि आउटसाइड रिसाइड करते हैं अदर कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका, यूएसए एंड अमेरिका इज द सेम, ब्रिटेन हो गया। तो ऐसे जो अदर कंट्रीज़ में रिसाइड करते थे उनको भी एक मौका दिया गया। सो एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया। मतलब कोई पर्सन है जो कि रिसाइड कर रहा है मान लीजिए ब्रिटेन में, लेकिन उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स है वो इंडिया में बोर्न हुए हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं एज ए इंडियन सिटीजन्स। Article 9 provided that if any person voluntarily acquired the citizenship of a foreign state will no longer be a citizen of India। ऐसा पर्सन जिसको जो किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेता है, यूएसए की, ब्रिटेन की, कनाडा की, तो फिर उसको हम इंडियन सिटीजनशिप में इंडियन सिटीजन कंसिडर नहीं करेंगे और उसकी इंडियन जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 बोलता है कि इट सेज दैट एवरी पर्सन हु इज़ or deemed to be citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to provision of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizens। देखिए ये जो सारे लॉज हमने पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं 5 to 8 तक और 9 तक, तो अगर उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है और वो जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, उसके प्रोविज़न को फॉलो करता है, तो वो
हमारा सिटीजन कहलाएगा। तो उसको जो भी पार्लियामेंट्री प्रोविजंस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, इंडिया के जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस है। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इट। तो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है, वो किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप के बारे में उसको टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर किसी भी सिटीजन को सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो ये जो सारा पावर रिलाई करता है, ये किसके पास रिलाई करता है? पार्लियामेंट के पास, हमारी संसद के पास। तो ये थे सारे आर्टिकल्स 5 to 11। आइए कुछ जो एक्ट्स बने थे सिटीजनशिप से रिलेटेड उसको भी डिस्कस करते हैं। एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स। So the Citizenship Act 1955 provides for the acquisition and determination of Indian citizenship। जो पहला एक्ट था सिटीजनशिप से रिलेटेड वो बना था 1955 में, और आज भी ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रोविजंस इसी में हैं। कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इंडिया में 4 वेज है सिटीजनशिप को अक्वायर करने के। फर्स्ट है बर्थ, सेकेंड डिसेंट, थर्ड इज रजिस्ट्रेशन एंड फोर्थ इज नेचुरलाइजेशन। सो ये जो सारे प्रोविजंस है वो किस में लिस्टेड है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला है बाई बर्थ। तो जो भी पर्सन इंडिया में बोर्न हुआ 26/1/1950 से लेके 1/7/1987 से पहले, तो वो इंडियन सिटीजन है इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ हिज हर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स की कुछ भी नेशनलिटी हो, लेकिन वो अगर इंडिया में बोर्न हुआ इन डेट्स के बीच में तो वो इंडियन सिटीजन है। Every person born in India between 1/7/1987 and 2/12/2004 is citizen of India, given either of his parents is a citizen of the country at the time of his birth। तो 1987 से लेके 2004 में कोई भी पर्सन ऐसा जो इंडिया में बोर्न नहीं भी हुआ है, कहीं और बोर्न हुआ है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो इंडियन सिटीजन थे उसकी बर्थ के टाइम पे, तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है या वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 2004 के बाद जो बोर्न हुए तो उसके जो पेरेंट्स है उनमें से एटलीस्ट एक पेरेंट्स जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और एक और इसमें कंडीशन है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बाय बर्थ का था। बाय रजिस्ट्रेशन से कैसे सिटीजनशिप को, इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। कम से कम 7 साल से वो इंडिया का रेसिडेंट रहा हो, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 7 इंडिया। ऐसा कोई पर्सन जिसने इंडियन सिटीजन को मैरिड किया और वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ऐसे माइनर चिल्ड्रन मतलब 18 से कम एज वाले और उनके पेरेंट्स अगर इंडिया के सिटीजन है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाई डिसेंट। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1915 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिसेंट इफ हिजर फादर वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। तो ऐसा पर्सन जो इंडिया में बोर्न नहीं हुआ है, बाहर बोर्न हुआ है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो बाई बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो भी बाई डिसेंट वो पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। A person born outside India after December 1992 but December 3, 2004 if either of his parents was citizen of India by birth। तो ऐसा पर्सन जो 1992 से 2004 के बीच बोर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो उसके पेरेंट्स है वो सिटीजन बाय बर्थ है इंडिया के, तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। जो फोर्थ है हमारा बाय नेचुरलाइजेशन। तो ऐसा पर्सन, ए पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ़ ही शी इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 years। अगर 12 साल तक कोई इंडिया का सिटीजनशिप है एंड सारी क्वालिफिकेशन जो 3rd शेड्यूल में मेंशन है, तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन हम इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। और इस एक्ट में ये भी बोला है कि इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप या ड्यूल नेशनलिटी नहीं चल सकती। अगर आप इंडिया के सिटीजन से तो आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, वरना वो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो नल एंड वॉइड कंसिडर की जाएगी। आज तक ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ये 5 टाइम अमेंड्स हुआ है, 1986 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। और लेटेस्ट आप जब भी जानते ही है कि अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही थी CAA की, तो जो वो अमेंडमेंट हुआ था वो 2019 में हुआ था। आइए उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। तो इस बिल के तहत ये बोला गया है कि द अमेंडमेंट प्रपोजेड टू परमिट मेंबर्स ऑफ 6 कम्युनिटी डेट इज हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान टू कंटिन्यू टू लिव इन इंडिया इफ दे एंटर इंडिया बिफोर December 31, 2014।
2014 से इन 6 कम्युनिटीज़ के जो पर्सन हैं, अगर वो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट के रूप में आए या फिर रिफ्यूजीज़ के रूप में आए, तो उनको सिटीजनशिप देने का प्रोविज़न इस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। आइए कुछ और पॉइंट्स इसके हैं। और जो रिक्वायरमेंट था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कम से कम ऐसे पर्सनस को 11 ईयर्स तक यहाँ पर रहना ज़रूरी है, लेकिन अब उसको कम करके कर दिया 5 ईयर्स। और 2 नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई, जिसमें पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर एक्ट्स को भी अमेंड किया गया। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी असम में, उन्होंने इस बिल का विरोध किया, बिकॉज उनका ये डर था कि जो बांग्लादेशी हिंदू इलीगल माइग्रेंट्स है उनको भी इस एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी और असम में बहुत पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी और इलीगल माइग्रेंट्स जो है उनको अब कंसिडर करने लग जाएगा सिटीजन इंडिया का। द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर बिल, तो सरकार ने जो जस्टिफिकेशन दिया इस बिल के बारे में, उन्होंने ये बोला कि हिंदूज एंड बुद्धिस्ट आर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश एंड फ्लेड टू इंडिया टू अवॉइड रिलीजियस परसिक्यूशन, बट मुस्लिम्स आर मेजोरिटी इन बांग्लादेश एंड सो द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट देम। तो आप जानते ही है कि बहुत कुछ विरोध चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने अपना तर्क ये दिया था। आइए कुछ और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये सारा सीन शुरू हुआ था असम के कारण। तो देखिए कि वहाँ पर क्या सीनेरियो था, क्या हिस्ट्री थी, क्या पास था। तो असम विटनेस लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश हो चुका है। 1971 में बहुत इलीगल माइग्रेशन हुआ और इसी माइग्रेशन के कारण असम मूवमेंट हुआ 1979 से 85 में, और इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ बहुत मूवमेंट हुआ। और उसमें सबसे मेन जो थी वो थी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसने इस मूवमेंट को लीड किया। और इन्होंने यही डिमांड की कि जो एनआरसी है उसको अपडेट किया जाए। एनआरसी होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। और फाइनली 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ, जो कि मूवमेंट के लीडर्स और राजीव गांधी गवर्नमेंट के साथ हुआ था। इट सेट मार्च 25, 97। इस अकॉर्ड के थ्रू 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट मानी गई कि मतलब इससे पहले जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। और भी क्या प्रोविजंस है हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और इसी को सिंस द कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर पार्टिकल 5 एंड 6, हमने पहले की कट ऑफ डेट देखी इंडियन सिटीजनशिप के लिए, जो कि थी जुलाई 1949। तो अब ये जब नई डेट डिसाइड की गई 25 मार्च 1971, तो इसके लिए हमें एक नया अमेंडमेंट भी करना पड़ा और नया आर्टिकल इंसर्ट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 6A। आइए देखते हैं आर्टिकल 6A में क्या प्रोविजंस थे। तो जो सेक्शन 6A है वो ये बोलता था, ये सिर्फ असम के लिए एप्लीकेबल है। और इसने ये बोला कि असम में जो जनवरी 1, 1966 से पहले जो भी इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स थे वो आए, उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स विल बी डीम टू बी सिटीजन्स, उनको इंडियन सिटीजन्स मान लिया जाएगा। लेकिन जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच आए, उनको भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स तो मान लिया जाएगा, लेकिन उनकी जो सिटीजनशिप है वो दी जाएगी 10 साल के लिए। और उनको क्या क्या राइट्स नहीं मिलेंगे, दे विल नॉट हैव राइट टू वोट बट कैन गेट इंडियन पासपोर्ट, उनको इंडियन पासपोर्ट जरूर मिल जाएगा पर उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। और इसी के लिए देखिए असम समलिता महासंघ जो था उन्होंने आंदोलन किए, और आंदोलन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने ये याचिका दायर की कि इस आर्टिकल की वैलिडिटी को देखिए, ये आर्टिकल मतलब फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है। तो फिर एक 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठा गई, लेकिन अभी तक सेक्शन A की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उस पर अभी तक डिसीजन नहीं आया है। लेकिन जो भी NRC प्रिपरेशन हो रहा है वो सेक्शन 6A के तहत ही हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे जो विवाद है इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि सबसे पहली बात तो गिविंग कंसेशन ऑफ 6 years फॉर रेजिडेंस बेस्ड ओनली ऑन रिलीजन इज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म, दिस शुड बी ड्रॉप टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जो हम स्टार्टिंग में भी पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था ये उसको नेग्लेक्ट करता है या फिर उसको नेग्लेक्ट करता है, और ये फिर इसकी जो प्रोविजन है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इंडिया एज ए कंट्री विच फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम, तो हम सभी जानते हैं कि हम सब वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं, तो उस आइडियोलॉजी को भी ये थोड़ा सा जो आर्टिकल है ये उसको फॉलो नहीं करता है। द नीड ऑफ द वर इज दैट यूनियन गवर्नमेंट शुड क्लियरली चार्ट आउट द कोर्स ऑफ एक्शन। तो यही बोला है कि जो ये प्रोविजंस है और ये जो सारे विरोध हो रहे हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट इसको अच्छे से देखे और कंसिडर करे और फिर अपने आर्टिकल को वापस से डिफाइन करे। एंड ओवरली लीगल अप्रोच विच ओनली प्रोड्यूस मोर टेंशन, इनसिक्योरिटी एंड एंग्जाइटी। तो देखिए जो विरोध हो रहा है और इसमें सिर्फ लीगल टर्म्स को ही देखा जाए तो फिर वही है कि बहुत सारी टेंशन्स हो जाएगी, इनसिक्योरिटी हो जाएगी और एंग्जाइटी हो जाएगी।
तो ये कुछ प्रोविजंस थे सिटीजनशिप से रिलेटेड, और करंट सीनेरियो के भी कुछ हमने टॉपिक्स डिस्कस करिए। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आप सब जानते हैं। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का ये लेक्चर 6 था। बताइए आप कमेंट्स में कैसा लगा, और लेक्चर 7 के लिए आप वेट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।